हरियाणा के पानीपत के एक घर का ये सीसीटीवी फुटेज, जहां पे एक इंसान एक घर में एंट्री लेता है, जिसके बाद वो एक बेडरूम में जाता है और वहां पे एक कत्ल कर देता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को और आसपास के लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक बहस थी, जिसके बाद इसने एक बड़ा रूप ले लिया और इसी बीच में इस इंसान ने गुस्से में आके कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बाद लगभग 2.5 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद एक सच सामने आता है। पुलिस को यही सीसीटीवी फुटेज फिर से देखनी पड़ती है और इसी फुटेज में छुपा था कातिल का राज। जो सच्चाई सबके सामने आई थी वो सबके होश उड़ा के रख देती है। एक ऐसा मास्टरमाइंड इस सबके पीछे था जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शुरू में ये सारा मामला बहुत शांत था, लेकिन जैसे जैसे कहानी अंत की तरफ जाएगी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस और भयानक होती जाएगी। और इस इंसिडेंट का अंत आपको बता देगा कि कोई इंसान जब गिरना शुरू करता है तो वो किस हद तक गिर सकता है। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज विकल और आज हम डिस्कस करेंगे विनोद भराड़ा हरियाणा केस। इस सब की शुरुआत हुई थी 2002 में। हालांकि ये इंसिडेंट 2021 का है, लेकिन जड़ें 2002 से शुरू हुई थी, जब विनोद भराड़ा, जो कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे, उनको एक लड़की से प्यार होता है। लड़की का नाम निधि दत्त। विनोद भराड़ा एक अच्छी फैमिली से थे, साथ ही उनका अपना एक कंप्यूटर सेंटर था और उसके अलावा कुछ बिजनेस भी थे। इसके अलावा जब वो अपनी फैमिली में इस शादी के बारे में बात करते हैं तो फैमिली डिनाई करना शुरू करती है। प्रॉब्लम थी कास्ट की। दोनों की जो कास्ट थी वो अलग अलग थी। दोनों को बहुत हसल करनी पड़ती है, लेकिन विनोद भराड़ा जैसे तैसे अपनी फैमिली को अपने प्यार के लिए मनवा लेते हैं और अंत में विनोद और निधि की 2002 में शादी भी हो जाती है। शादी के बाद काफी साल सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। एक अच्छी फैमिली थी, फाइनेंशियली भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी सब के दौरान आता है कोविड। विनोद भराड़ा की कुछ रीसेंट फोटोज देखें तो सामने पता चलता है कि कोविड के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे सोशल काम करने के लिए। जिन लोगों को मदद चाहिए थी, जिन लोगों को खाना चाहिए था या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए था, वो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और जो पैसा उनके पास था उसका अच्छी जगह पे इस्तेमाल भी कर रहे थे। कोविड का ये समय भी काफ़ी हद तक निकलने ही वाला था। साल आता है 2021। इस दौरान जो विनोद हैं वो अपनी बीवी निधि को कहते हैं कि अगर तुम बहुत फ्री रहती हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं चाहिए, तो तुम चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकती हो। अब निधि अपने पति विनोद की इस बात को मानती है और जिम शुरू कर देती है। सब कुछ अभी तक भी ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद मंथ आता है अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 का ये दिन था। शाम का ये समय था और इस दौरान जो विनोद हैं वो सड़क में बाहर ही, मतलब अपना जो घर था उनका, उसके बाहर ही बैठे होते थे चेयर लगा के। कभी कभार बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठते थे, बातें किया करते थे। लेकिन इसी दौरान शाम को एक ट्रक आता है और ये ट्रक विनोद की जो कुर्सी थी रोड साइड पे लगी हुई, उसको कुचल के चला जाता है। अब इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जो इंटेंसिटी थी, देखने से लग रहा था कि विनोद की जान नहीं बचेगी। लेकिन जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और फॉर्चुनेटली विनोद की दोनों टांगें तो टूट जाती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। अब इसके बाद काफी समय तक विनोद जो थे वो रेस्ट पे ही अपने घर पे ही रहते हैं। इस दौरान जो बाकी लोग थे वहां पे, उन्होंने इस ट्रक का नंबर नोट कर लिया था। इसी के चलते वो पुलिस तक खबर पहुंचाते हैं और इस ट्रक का जो मालिक था या फिर ड्राइवर था, उस पे हिट एंड रन केस दर्ज किया जाता है। नंबर के आधार पे पुलिस को थोड़ा ही समय लगता है इस ड्राइवर तक पहुंचने का। ड्राइवर का नाम देव सुनार। अब जब ड्राइवर से पूछा जाता है तो वो क्लियर करता है कि असल में ट्रक के जो ब्रेक्स थे वो फेल हो गए थे। इसी के चलते ट्रक पे उसका कंट्रोल नहीं था और हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ये ट्रक विनोद के ऊपर चढ़ गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली विनोद की जान बच गई थी। अब इसके बाद देव सुनार को जेल हो जाती है। वक्त बीतता है लगभग 2 महीने और 10 दिन हो जाते हैं। समय आता है 15 दिसंबर 2021 का। इस समय तक जो देव सुनार था उसको बेल मिल चुकी थी, क्योंकि हिट एंड रन के मामलों में इस तरह से बेल लेना ईजी होता है, स्पेशली जब इंसान बच जाए। ऐसा ही इस केस में भी हुआ था। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको शुरू में दिखाया, इस फुटेज में ये देखा गया कि 15 दिसंबर वाले दिन जो देव सुनार था वो विनोद के घर पे ही एंट्री करता है। इसके बाद उसके अंदर एंटर होते ही विनोद अपने बेड पे था, रेस्ट कर रहा था, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है उसके कुछ ही मिनटों के बाद ही अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ बहुत इंटेंस थी और ऊपर से जो विनोद की वाइफ थी निधि,
वो भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी सब के बीच उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था और अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो देव सुनार था उसको भागने से पहले पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब अंदर देखा जाता है तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि जो विनोद था उसके सर पे एक गोली लगी थी और छाती पे एक गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जान जा चुकी थी। फैमिली के लिए ये बहुत ही ज्यादा दुख की घड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ देव सुनार को लोगों ने पकड़ के रखा था। अब इसके बाद पुलिस आती है और देव सुनार को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो विनोद के घर गया क्यों था, तो वो पुलिस को एक्सप्लेन करता है कि असल में वो वहां पे जाता है, जिसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता था, माफी मांगना चाहता था और चाहता था कि विनोद अपना केस वापस ले ले। लेकिन जब वो माना नहीं तो गुस्से में देव ने उस पर गोली चला दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे सारे सिनेरियो के बारे में। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज थी वो ये थी कि आखिरकार देव सुनार अगर माफी मांगने गया था, केस को वापस लेने के लिए विनोद को कहने गया था, तो अपने साथ वो एक देसी कट्टा क्यों लेके गया था, और क्यों उसके अंदर जाते ही लगभग 1 से 2 मिनटों में ही वो गोली चला देता है। अगर कोई इंसान बातचीत करता है, बहस भी होती है, तो इन सारी चीजों में 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई और रीजन नहीं था। इसी के चलते देव सुनार को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर से उस पर मामला दर्ज किया जाता है, एक खून का, और उसके बाद इस पे सुनवाई भी शुरू हो जाती है। एक तरफ जो देव सुनार था उस पे ये मामला चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वक्त बीतता जाता है, लगभग 2.5 साल बीत जाते हैं। 2024 का जून का ये मंथ आता है। इस समय तक विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब कर रहे थे, वो अक्सर पुलिस को वहां से मैसेजेस भेजते रहते थे या फिर कुछ ना कुछ बताते रहते थे कि उनको लगता है कि असल में उनके भाई का कत्ल देव सुनार ने नहीं किया है। जिस तरह से चीजें हुई हैं वो सिर्फ एक मोहरा है। लेकिन पुलिस को लगता था कि शायद प्रमोद विनोद के सगे भाई हैं, इसलिए वो इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मामले की सुनवाई इसी तरह से चल रही थी। लेकिन वक्त आता है 2024 जून का मंथ। इस समय पानीपत के एसीपी का कार्यभार संभाला था अजीत सिंह शेखावत ने, जिनको अपनी ईमानदारी के लिए और कार्यनिष्ठा के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। अब यहाँ पे इनका नंबर पहुंचता है प्रमोद भराड़ा तक, जो कि इनको भी मैसेज भेजते हैं कि असल में उनके भाई का जो कत्ल हुआ है, उनको यही लगता है कि देव सुनार सिर्फ एक मोहरा है, असल में बात कुछ और ही है। जैसे ही अजीत जी तक ये बात पहुंचती है, वो इस मैटर को सीरियसली लेते हैं और उनके अंडर जो भी लोग थे उनको इस केस की फाइल्स को निकालने के लिए कहते हैं। उस समय की फाइल जब विनोद का एक्सीडेंट हुआ था और उस समय की फाइल जब विनोद का कत्ल किया गया था, दोनों चीजें सेम ही इंसान के द्वारा की गई थी। अब जब ये चीजें सामने आती हैं तो यहाँ पे अजीत जी को भी थोड़ी गड़बड़ लगती है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारा मामला इस तरह से क्यों गया था। हिट एंड रन केस था जो कि देव सुनार पे था, वो वैसे भी थोड़े समय में हट जाना था, तो आखिरकार वो उनके घर पे माफी मांगने गया क्यों था। और ऐसा नहीं था कि विनोद ने देव का कुछ गलत किया था जिस वजह से वो किसी तरह की रेज लेके वहां पे जाए या फिर उनको गोली मारने के इरादे से वहां पे जाए। तो आखिरकार मैटर हो क्या सकता है। अब यहाँ पे अजीत जी एक और चीज करते हैं, अपनी टीम को कहते हैं जो देव सुनार है उसके पिछले 3 सालों की बैंक स्टेटमेंट्स निकालने के लिए और साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स बाहर निकालने के लिए। स्पेसिफिकली उस समय की कॉल रिकॉर्ड्स देखी जाती हैं जब विनोद का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसका कत्ल किया गया था देव के द्वारा ही। एक चीज यहाँ पे पुलिस के सामने आती है, जो ट्रक था वो तो देव के नाम ही था, लेकिन एक्सीडेंट से थोड़े ही दिन पहले वो नया ही खरीदा गया था और ऊपर से जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स थी वो भी देव सुनार नहीं भर रहा था। अब पुलिस दूसरी तरफ जो देव सुनार था उसकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, उस दिन की जब एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ था, इन दोनों दिनों में एक इंसान से देव की बहुत ही ज्यादा बातचीत हुई थी। अब पुलिस पता लगाना चाहती थी कि आखिरकार ये इंसान है कौन। पता चलता है इस इंसान का नाम है सुमित सिंह। सुमित का अपना ही पानीपत में एक जिम था और एक सप्लीमेंट स्टोर भी था। अब यहाँ पे पुलिस को सुमित पे डाउट होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस दौरान बहुत ही ज्यादा बातचीत हुई थी दोनों में, और उसके अलावा कुछ और भी चीजें थी जो आगे पुलिस के सामने आने वाली थी। पुलिस यहाँ से बिना श्योरिटी के आगे बढ़ने नहीं वाली थी। वो चाहते थे इस केस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो कोर्ट को भी चैलेंज कर सके। हालांकि अजीत जी ने अभी तक कोर्ट में प्ली डाल दी थी इस मामले के रिगार्डिंग कि वो इस मामले की फिर से छानबीन करना चाहते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन पहले चल रही थी, जो ट्रायल पहले चल रहा था, वो रोक दिया जाता है।
इस केस को नए सिरे से शुरू किया जाता है। अब पुलिस जो सुमित सिंह था उसके साथ भी सेम ही चीजें करती है। उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई जाती है, उसकी भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई जाती हैं और यहाँ पे पुलिस के सामने जो सच आता है वो कहीं ना कहीं विनोद के भाई का जो शक था उसको और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा सही मानने पे मजबूर कर देता है पुलिस को। पुलिस के सामने ये आता है कि जो सुमित सिंह है उसकी भी एक कॉन्टेक्ट नंबर से बहुत ज्यादा बातचीत होती है देव सुनार के अलावा भी, और इन दोनों सिनेरियोस के दौरान उसकी इस कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी, घंटों घंटों इनफैक्ट बातें हुई थी। इसके अलावा जब सुमित की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में एक अकाउंट से लाखों रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब जब पुलिस ये अकाउंट नंबर चेक करती है और किसका अकाउंट है और दूसरी तरफ किससे उसकी फ़ोन पे सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी वो चेक किया जाता है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान को बिलोंग करती थी और ये इंसान कोई और नहीं था बल्कि विनोद भराड़ा की वाइफ निधि भराड़ा थी, जिनसे उसने एक समय पे लव मैरिज की थी। अब जब पुलिस के पास ये सारी चीजें पहुंच गई थी तो 7 जून 2024 के दिन पुलिस सुमित को अरेस्ट करती है और वहां पे पूछताछ शुरू की जाती है। सुमित थोड़ी देर तो यहाँ वहां की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब सारे के सारे प्रूफ उसके सामने रखती है तो वो टूटता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, और वो सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। जिसके बाद 2 दिन के बाद ही पुलिस निधि भराड़ा को भी अरेस्ट कर लेती है। निधि की फैमिली में मतलब उसके अपने पेरेंट्स को या फिर विनोद के पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसी बहू जिसको वो आदर्श बहू समझते थे, अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, वो उनके साथ इस तरह की चीजें कर सकती है। जैसे ही दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है, निधि भी पहले यहाँ वहां की बातें कर रही थी, लेकिन सामने जब उसने सुमित को देखा और सारे के सारे प्रूफ्स को देखा तो वो भी इसके बाद मुकर नहीं पाती और सारी सच्चाई पुलिस के सामने आती है। सच्चाई क्या थी अब मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में जब विनोद ने निधि से जिम ज्वाइन करवाया था उसके बाद उसने सुमित का जिम ही ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे दोनों की बातचीत होनी शुरू होती है। शुरुआती दौर में ये बातें बढ़ती जाती हैं, वो दोस्त बनते हैं और दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे निधि और सुमित की क्लोजनेस बहुत बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने एरिया में इस तरह की कोई चीजें करते हैं तो वो छुपती नहीं है, लोगों के सामने आनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ होता है, विनोद को इस सब के बारे में पता चल जाता है। विनोद यहाँ पे निधि को समझाता है, उसको डांटता है और उसका जिम जाना बंद कर दिया जाता है, लेकिन समहाउ वो फिर भी उसको एक्सेप्ट करना चाहता था। लेकिन इस सब के बावजूद निधि अब विनोद के साथ नहीं रह पा रही थी क्योंकि उसका सुमित से मिलना जुलना भी नहीं हो रहा था। तो दोनों मिलके ये प्लान करना शुरू करते हैं कि क्यों ना विनोद को रास्ते से ही हटा दिया जाए, लेकिन अगर वो कत्ल करते तो पकड़े भी जाते। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो सुमित एक नीडी इंसान को ढूंढना शुरू करता है जो पैसे के लिए इस तरह का कुछ भी कर सकता था। वो पहुंचता है देव सुनार तक, जिसके बाद देव को ट्रक खरीद के दिया जाता है जो कि निधि ही खरीदती है और वही इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी दे रही थी। उसके अलावा जो देव सुनार था उसको 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और एक और वायदा किया जाता है कि जब तक वो जेल में रहेगा उसकी फैमिली की देखरेख सुमित और निधि ही करेंगे। वैसा ही वो करते हैं और देव सुनार को ये भी बताया जाता है कि ये एक हिट एंड रन केस होगा जिसमें तुझे जल्दी ही बेल भी मिल जाएगी। और ये जो बेल थी विनोद को मारने से पहले वो भी सुमित ने ही करवाई थी देव सुनार की। अब सुमित और निधि अपने वायदे के अनुसार ये सारी चीजें देव के लिए कर भी रहे थे, लेकिन उनका ये प्लान जो था वो फेल हो चुका था। इसके बाद जैसे ही देव को बेल दिलाई जाती है उसके बाद सुमित फिर से देव को ये सारा का सारा प्लान बताता है और ये भी बताता है कि वो उसको फिर से छुड़ा लेगा, क्योंकि इस तरह से बताएंगे कि बहस हुई और उसमें उसका खून हो गया। इसके अलावा वो उसको और भी लाखों में पैसा देने का वायदा भी करते हैं। देव उनकी ये बातें मान लेता है, जिसके बाद उसको एक कट्टा अरेंज करवाया जाता है और सब कुछ वैसे ही होता है जैसा उनका प्लान था। देव घर में जाता है और उसके बाद अंदर जाके विनोद को मार देता है। लेकिन यहाँ पे वही फुटेज जिसको 2.5 साल पहले भी देखा गया था, उसी फुटेज को ढंग से देखा जाता है और यहाँ पे चीजें काफी हद तक क्लियर होनी शुरू होती हैं, क्योंकि देव ने जैसे ही घर के अंदर एंटर किया था उससे पहले जो मेन दरवाजा था उसको खुला रखा गया था और एंट्रेंस के साथ ही उनका किचन था जिसमें निधि उस समय खाना ही बना रही थी अपनी बच्ची के साथ। इस सब के दौरान दरवाजा खुला था, देव एंटर करता है। एंटर करते ही देव जैसे अंदर पहुंचा था उसके बाद उसको निधि देखती है और इशारा भी करती है कि वो अंदर ही है, जिसके बाद सामने सामने देव सामने वाले कमरे में जाता है और उसके बाद अंदर जाते ही वो विनोद को गोली मार देता है। अब जब ये सब कुछ होता है तो सच्चा बनने के लिए
निधि चीखना चिल्लाना शुरू करती है और दरवाजा भी वही बंद करना शुरू करती है, जिसके बाद लोग आते हैं और उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीजें बैठी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिरकार जो विनोद के भाई प्रमोद हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, उनको इन चीजों के बारे में पता कैसे चलना शुरू हुआ था। उन्होंने पुलिस को एक्सप्लेन किया कि असल में उनको फील होना शुरू हुआ था कि जब से उनके भाई की जान गई थी 2021 दिसंबर में, उसके बाद से जो दूसरी तरफ निधि थी उसका बिहेवियर बहुत बदलना शुरू हो गया था। और प्रमोद के बहुत सारे दोस्त थे जो उनके घर के आसपास ही रहते थे। उन्होंने अक्सर उनको बताना शुरू किया कि बहुत बार उन्होंने निधि और सुमित को साथ में देखा और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों में क्लोजनेस भी है। इसी के चलते प्रमोद को डाउट होना शुरू हुआ था और उन्होंने लगातार पुलिस से कांटेक्ट बनाए रखा। और फॉर्चुनेटली 2024 में पुलिस को उनकी बातों पे यकीन भी हुआ, मामले की दोबारा से जांच की गई और उसके बाद असली कल्प्रिट सामने आए। खैर फॉर्चुनेटली जून 2024 में ही इन तीनों के तीनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई गई और दूसरी तरफ निधि पे सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी इंपोज किए गए। इस तरह के बहुत सारे मामले बताते हैं कि हमें कभी कभार यकीन होना शुरू हो जाता है कि इस शादी को 10 से 15 साल हो गए हैं और इसके बाद ये रिश्ता टूटेगा नहीं। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट बताते हैं कि अगर 20 साल के बाद भी गलत इंसान को छूट दी जाए तो वो आपके साथ गलत कर सकता है, चाहे वो आपके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करने से हमारे इंटेंशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि लोग जानें कि किस तरह के इंसिडेंट्स असल में लोगों में आजकल हो रहे हैं और किस तरह की चीजों से आपको अवेयर भी होना है। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।